गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जहांगीर आलम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मेरा चर्चा का विषय है भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 2 के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में एवं बीए सेमेस्टर 2 के ऑनर्स पेपर CC04 और इसके साथ बीए सेमेस्टर 2 के सब्सिडरी पेपर के अंतर्गत यह टॉपिक शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक काफी महत्व वाला होता है। आइए अब हम विषय की शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, कर्तव्यों का नहीं। हालांकि अधिकारों के साथ कर्तव्य का जुड़ा रहना स्वाभाविक है। अधिकार का अर्थ है कि मनुष्य को अपने विकास के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त हो। कर्तव्य का अर्थ है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए समाज के प्रति वह अपने दायित्व को पूरा करे। संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है वह कांग्रेस की स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में संविधान के भाग 4A के अंतर्गत रखा गया है। इस भाग में शामिल किए जाने का अर्थ है कि यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता हो, वायलेशन करता हो, तो सिर्फ उस आधार पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है। यानी कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कुल मिलाकर जो कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। शुरू में इन कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर एक अन्य मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। आइए प्रत्येक कर्तव्यों की अब हम संक्षेप में चर्चा करें। पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। इट मीन्स भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। इट मीन्स प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे उसे अपने हृदय में बनाए रखे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य, वह है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। इट मीन्स भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, क्योंकि देश हित सर्वोपरि हित। अगला मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश और राष्ट्र की सेवा करे और इसके साथ रक्षा करे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है, पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। यानी कि इसमें फ्रैटर्निटी को बढ़ावा देने के संबंध में बात कही जा रही है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए प्रत्येक नागरिकों के द्वारा। यानी कि भ्रातृत्व का भावना का विकास हो और स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वह है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रहा है
प्रत्येक नागरिक इसके महत्व को समझे और यथासंभव इन गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है, 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। यानी कि इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि वन, झील, नदियां, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण नागरिकों के द्वारा किया जाए, उसमें सुधार किया जाए और साथ ही प्रत्येक जीव जंतु प्राणियों के लिए दया का भाव रखा जाए। इसी प्रकार से अगला मौलिक कर्तव्य, 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास। यानी कि इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत में जो वैज्ञानिक मानसिकता हो, मानववाद हो या अन्वेंशन रिसर्च हो, उनमें सुधार की भावना का विकास होता रहे और एक नागरिक का इसमें जो भूमिका अगर हो तो वह उसे पूरा करने के लिए तैयार रहे। 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वह कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। यानी इसके अंतर्गत नागरिकों से कहा जा रहा है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखने में सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए और साथ ही साथ हिंसा से प्रत्येक नागरिक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अहिंसा जो है महात्मा गांधी का मूल मंत्र रहा था। 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वह कहता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तमता यानी एक्सीलेंस को प्राप्त करने की कोशिश एक नागरिक के द्वारा किया जाना चाहिए। इससे एक नागरिक का प्रयास से राष्ट्र उपलब्धि की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और अंत में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह कहता है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करेंगे कि कुछ बिंदुओं के आधार पर विद्वानों ने मौलिक कर्तव्य की आलोचना भी की है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद इसके महत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जिन बिंदुओं पर विद्वानों ने आलोचना की उन बिंदुओं की चर्चा हम कर रहे हैं, जिनमें पहला है कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं। यानी हम पहले ही कह चुके हैं कि नागरिकों के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यदि कोई नागरिक उसका उल्लंघन करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसे सजा नहीं दिया जा सकता है। विद्वानों ने आपत्ति जताई है कि ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा जो आपत्ति का बिंदु है वह है भाषा की अस्पष्टता। इसके अंतर्गत विद्वानों ने आपत्ति जताई कि मूल कर्तव्यों की सूची में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो काफी अस्पष्ट है, क्लियरिटी नहीं है उसमें, जैसे मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिली जुली संस्कृति, ये इन शब्दों के ऊपर विद्वानों ने आपत्ति उठाई। आपत्ति का जो अगला बिंदु है, आलोचना का अगला बिंदु है, विद्वानों का कहना है कि यह अत्यधिक आदर्शवादी है। यानी मूल कर्तव्य जो है वह अत्यधिक आदर्शवादी है और इसमें व्यवहारिकता ना के बराबर है। विद्वानों द्वारा आपत्ति किए जाने वाले अगला बिंदु है शासन के अत्याचार की आशंका। विद्वानों ने कहा है कि मूल कर्तव्यों
के उल्लेख करने में जिन शब्दावली को अपनाया गया है, उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है। और अगला जो आलोचना के बिंदु है, उसके अंतर्गत विद्वानों का कहना है कि मूल कर्तव्यों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया है उसको लेकर है। यानी कि विद्वानों का कहना है कि मूल कर्तव्यों की भाषा साधु संतों की उपदेश की भाषा है, संविधान की भाषा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इन विभिन्न आलोचनाओं के होते हुए भी मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी मूल कर्तव्यों का अपना एक विशेष महत्व है। इनका पालन करने से देश की एकता तथा अखंडता की स्थापना की जा सकती है। इन कर्तव्यों के पालन से देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इन कर्तव्यों के अंतर्गत राष्ट्र की संपत्ति और सुरक्षा की बात कही गई है। ये कर्तव्य लोकतंत्र को सफल बनाने में निसंदेह रूप से सहायक। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किए गए मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। असल में 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू किया और इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हम यहाँ भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों की उल्लेख किया गया हो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उसमें पहली विशेषता जो दिखाई देती है वह है उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है।
दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। इसी प्रकार चौथी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यद्यपि संसद उपयुक्त कानून द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।